जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई का जो कि आपका एग्जाम होने वाला है उसके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये सारे प्रश्न आपके बीपीएससी पैटर्न पर आधारित रहेंगे। ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने इसका प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप जो है देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। इसी प्रकार के जो है प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको जो है डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो सके। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अगर आप जो इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो जब फ्रेंड्स भारतीय न्यायिक पद्धति में जब पीआईएल लाया गया तो उस टाइम पे भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं वो आपके पीएन भगवती थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आइए एक एक करके जो हम लोग सारे कथनों को पढ़ते हैं। तो एक चीज फ्रेंड्स आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि जो धन विधेयक है ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। यानी कि इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है अनुच्छेद 110 पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो है हम सारे कथनों को पढ़ते हैं। तो पहला कह रहा है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। तो ये कथन आपका जो है बिल्कुल सही कह रहा है। अगला है कि लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो ये भी कथन आपका सही कह रहा है। अगला है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये भी कथन आपका सही कह रहा है। अगला है कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो ये कथन जो फ्रेंड्स आपका गलत है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या फिर संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है, आप इसे याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो संविधान के जो है फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 108 में, किसमें, तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था दी गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो संयुक्त अधिवेशन है फ्रेंड्स आपको पता होगा ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और इसमें एक बात लिखा गया है कि यदि एक पॉइंट जो है आपको जानना जरूरी है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 108 में ये बात लिखी गई है कि अगर जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष अगर उस टाइम पे उपस्थित नहीं है तो उसकी जो बैठक है संयुक्त की, वो बैठक की अध्यक्षता जो है वो आपके अनुपस्थित होने के दौरान पे सदन के जो उपाध्यक्ष होंगे या अगर वो भी उपस्थित हो गए तो राज्यसभा के जो आपके उपसभापति होंगे तो उनके द्वारा जो है बैठक किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। कह रहे कि भारत का जो संविधान है उसमें किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष, तो इस पद का उल्लेख मिलता है। अगला है कि उप प्रधानमंत्री, तो देखिए इस चीज का जो है भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो है आप एक चीज याद रखिएगा कि भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे, लेकिन उनके बाद जो है 7 बार जो है इस चीज को सृजन किया गया है और इस चीज को हटा दिया गया है ना। ठीक है, उप प्रधानमंत्री का जो है पद का उल्लेख नहीं है हमारे भारतीय संविधान में, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की जो है शक्ति प्रदान करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिससे राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले में पुनः विचार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो जो है आपका संविधान संशोधन 44वां, यानी कि जो संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसके तहत जो है राष्ट्रपति को किसी विषय के ऊपर पुनर्विचार के लिए जो है मंत्रिमंडल के पास भेजने की जो शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वैसे कोई निर्धारित नहीं की गई है,
लेकिन इसमें एक बात लिखा गया है कि एक बार जो है अगर आप नियुक्त हो जाते हैं उस पद पे तो आपका जो अवकाश ग्रहण है वो 65 वर्ष की आयु में जो है होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, लेकिन न्यूनतम आयु कोई फिक्स नहीं किया गया है। और एक चीज़ कि जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों का जो पद होता है, पद हो गया या फिर उसका गोपनीयता हो गया, उसकी शपथ जो है कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी जो है दिलाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। न्यूनतम आयु जो है निर्धारित नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है ये कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो भारत में पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है किस चीज़ का आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए में आपका कह रहा है कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, तो ये आपका जो है सही कह रहा है। लोगों की सहभागिता का ये भी सही है, सामुदायिक विकास का ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। भारत में राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो निम्नलिखित में से किस प्रावधानों में से किया जाता है, आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 के तहत जो है किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राज्य मानवाधिकार जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो मानवाधिकार है तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, कौन सा, तो अधिनियम 1993 के तहत इसके अनुसार बोला गया है कि राज्य मानव अधिकार जो है वो राज्य सरकार को, ठीक है ना, राज्य सरकार को अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत करेगी और राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या फिर सदनों में के समक्ष जो है वो रखवाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट आपको पता है ये जो है आपके मार्च 1919 में जो है इसे लाया गया था। कब, तो मार्च 1919 में जो है इस रॉलेट एक्ट को जो है लाया गया था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को संदेह मात्र होने पर भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसे जो है हम लोग काला कानून भी जो है इस नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, आपको इतना पता होगा। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो इसका विरोध क्यों किया, इसका क्या लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसी की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे आपके राजा राम मोहन राय जी थे और इन्होंने आत्मीय सभा का जो स्थापना है वो 1815 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1815 ईस्वी में जो है किया था। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये जो है आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1857 में कब की थी, तो 1875 में, 57 फ्रेंड्स 1875 में की थी। और अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब, तो 1897 में। इसको जो है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 1897 में, आप इसे जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले जो है देवरा लड़ा गया था, उसके बाद चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। जो देवरा था फ्रेंड्स वो आपके 1531 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। और जो चौसा है वो आपके 1539 ईस्वी में, ठीक है। और जो आपका कन्नौज का युद्ध है वो आपका 1540 में लड़ा था उसने, 1540 में। और जो सरहिंद है, सरहिंद का युद्ध जो है फ्रेंड्स आपके 1555 में। तो आप इसका जो है डेट भी याद रखिएगा, डेट के अनुसार जो है इसका सही क्रम
लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह जो 1921 को हुआ था, इसका परिणाम क्या था? तो जो इसका परिणाम था फ्रेंड्स वो था खिलाफत आंदोलन। कौन सा? तो खिलाफत आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? यह बात जो फ्रेंड्स आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब कहा था? तो जब वो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जो है इन्होंने इस बात को कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो आपके रहीमुतल्ला सयानी जी थे, ठीक है। और इन्होंने जो है 1896 में, आप जो है तारीख याद रखिएगा, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम जो है गाया गया था। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये जो है आपके बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे जो है ये आपका मेहरगढ़ मिलेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है वो फ्रेंड्स आपके कनिष्क राजा, आपको पता है जो कुषाण वंश का था, तो कनिष्क राजा के समय जो है प्राप्त हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात फ्रेंड्स कि आपको पता होगा कि कनिष्क के टाइम पे जो है बहुत सारे जो है मूर्ति कला का जो है आविष्कार भी हुआ था, जैसे गांधार शैली, मथुरा शैली, इस सब का। तो उसमें जो है भगवान गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमाएं बनाई जाती थी, ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे वो 305 ईस्वी में सेल्यूकस को जो है पराजित किया था। और आपको पता है ये सेल्यूकस निकेटर जो है, इसका पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। ये कौन था? तो ये जो फ्रेंड्स आपका सिकंदर का जो सिकंदर था आपका अलेक्जेंडर सिकंदर, उसका ये सेनापति था। तो इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसको परास्त किया। और ये युद्ध जो है 500 हाथियों के लिए हुआ था, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या था कि जैसे सेल्यूकस निकेटर को जब पराजित किया तो इसकी जो बेटी थी, ये अपनी बेटी का शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और बदले में जो है ये इनको 500 हाथी दे देते हैं, ठीक है ना, 500 हाथी दे देते हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसे जो है गुप्त काल में रूपक नाम से भी जो है लोग जानते थे। कौन से राम? तो रूपक नाम, ठीक है ना, इन्हें रूपक नाम से भी जो है लोग जानते थे गुप्त काल में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है रजत सिक्के को जारी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए अली के नाम से जो है संबोधित करता था? कौन सा सुल्तान था जो फरमान में अमीरों को जो है मसनद ए अली के नाम से जो है संबोधित करता था? तो वो जो फ्रेंड्स आपका बहलोल लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कर्नाटक के हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पड़ौल जो है बने हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? तो याओसांग उत्सव जो है फ्रेंड्स वह आपके मणिपुर में मनाया गया है और यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक जो है चलती है, 5 दिनों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो फ्रेंड्स आपके अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को जो है सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की जो शुरुआत है फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा 1996 में किया गया था। कब? तो 1996 में जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर जो है फ्रेंड्स वो आपके सुरेखा यादव बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रबी फसल की बुआई की जाती है, तो रबी फसल की बुआई जो है आपके अक्टूबर नवंबर तक की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जूट उत्पादक में अग्रणी राज्य है, तो जूट के उत्पादक में जो आपका अग्रणी राज्य है वो आपका जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका म्यांमार है तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है आपकी म्यांमार से लगती है, लेकिन उन चारों में से सबसे लंबा जो है सबसे लंबा सीमा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? तो आप इसे याद रखिएगा 520 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना, 520 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। और यह वर्षा जो है फ्रेंड्स आपके रबी फसल के उत्पादन में जो है सहायक होती है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जो है फ्रेंड्स आपके सेंटोस को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी जो है फ्रेंड्स वो आपके कुमाऊं हिमालय का भाग है, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है वो आपका प्रवाल द्वारा निर्मित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो लक्षद्वीप है फ्रेंड्स वह छोटे छोटे 36 जो है द्वीपों से मिलकर बना है, यानी कि 36 द्वीपों का समूह है। और इसे जो है लक्षद्वीप को 1956 ईस्वी में, कब? तो 1956 ईस्वी में जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है स्थापित किया गया था, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 कणों के बीच की दूरी को जो है बढ़ा दिया जाता है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये फ्रेंड्स जो है जाहिर सी बात है, अगर हम लोग जो है 2 कणों के बीच की अगर दूरी को बढ़ा देते हैं तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप इस चीज़ को जो है जानते होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्क्षेप बल और भार जो है कार्य करते हैं, तो उत्क्षेप बल और भार जो फ्रेंड्स वो आपके विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो आयाम, आवृत्ति और तरंग धैर्य जो है फ्रेंड्स ये तीनों तरंग की विशेषताएं हैं, बल्कि माध्यम जो है ये विशेषता इसकी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन होना यह आपका जो है रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में जो है सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने जो है इस चीज़ को बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाल्टन ने जो है इस चीज़ को बताया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो वो जो फ्रेंड्स आपका गैलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गैलियम होता है फ्रेंड्स इसका रासायनिक सूत्र Ga होता है। यह आपका जो है समान तापमान पर जो है द्रव अवस्था में ही होता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और 1 दिया है, तो ये जो फ्रेंड्स आपका लिथियम का है। किसका है? तो लिथियम का है। अगर बात करें 2 और 6 की, तो देखिए आपका 2 और 6 जो है किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। जो 2, 8, 1 है ये आपका जो है सोडियम का होता है। ठीक, किसका होता है? तो सोडियम का होता है। और जो 2, 8, 3 है फ्रेंड्स ये आपका एल्यूमिनियम का होता है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो ये जो फ्रेंड्स आपके परमाणु क्रमांक को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया पूछ रहा है, इनमें से जो है क्या होता है? आपको पता होगा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में जो फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। तो यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह आपका जो है सख्त एसिड और कमजोर बेस जो है होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में जो है किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें जो है फ्रेंड्स क्षार जल में OH आयन जो है निर्मित करते हैं। क्षार जो है जल में OH आयन जो है निर्मित करते हैं। आप इसे याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो वो जो फ्रेंड्स आपका हीलियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस जो हीलियम है उसको आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया था। आप इसे जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? अधातुओं का व्यापक उपयोग जो है इनमें से जो है किसमें होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो फ्रेंड्स आपके खाद में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है आपका सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड है। सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें सोडियम कार्बोनेट, ये आपका जो है बेकिंग सोडा का होता है, और बेकिंग नहीं वॉशिंग सोडा का होता है। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका वॉशिंग सोडा का होता है। अगर बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो ये जो है आपका साधारण नमक होता है, साधारण नमक। और अगर बात करें सोडियम थायोसल्फेट की, तो ये जो फ्रेंड्स आपका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका जो है रक्त से संबंधित है। किससे? तो रक्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण जो कोशिका है, तो कोशिका के संकुचित भित्ति के अलग होने का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे जो है फ्रेंड्स हम लोग प्लाज्मोलिसिस जो है कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक जो है कौन सा है? वसा संचायक ऊतक, तो ये जो फ्रेंड्स आपका एडिपोज ऊतक, जो एडिपोज ऊतक होता है वो हम लोग का वसा संचायक ऊतक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर जो है डेली आपको इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए, थैंक यू।